सवाल पब्लिक आके स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चंपत राय अयोध्या से दिल्ली जा चुके हैं। अनिल मिश्रा और गोपाल राव को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि वो अयोध्या में रहेंगे नहीं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर को लेकर बड़ा फैसला लेने वाले। हालांकि क्या इस दौरान दान पात्र को लेकर भी कुछ नियम आएगा, क्योंकि कई लोग ये कहने लगे हैं कि मंदिर अब खाली हाथ ही जा, भूल कर भी कैश मत चढ़ाना। अगर दान ही देना है तो ऑनलाइन भिजवाना। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी सनातनियों की वो अथाह पीड़ा है जो दिल और दिमाग भी घायल कर रही है। इसलिए एक्टर मुकेश खन्ना कह रहे हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वैसे ही न चढ़ेगा चढ़ावा न होगा घोटाला। मुकेश खन्ना अपील कर रहे हैं, चढ़ावा चढ़ाना बंद कीजिए, खास तौर पर पैसों और गहनों का। तो क्या वाकई राम मंदिर में डोनेशन बॉक्स नहीं होने चाहिए? जिन दान पेटियों में डाली गई रकम का चोरों ने गबन कर लिया, क्या उन पेटियों को रामलला के मंदिर परिसर से पूरी तरह हटा देना चाहिए? कई लोग ऐसी ही व्यवस्था के पक्षधर हैं और सोशल मीडिया के जरिए मंदिरों के दान पात्र में नकदी डालने के बजाय दूसरे तरीकों पर जोर दे रहे हैं। मैं सेवा में ज्यादा बिलीव रखती हूँ, जैसे गौ सेवा कर दिया या ऐसा सेवा कर दिया, और खुद लेके जाती हूँ, पैसा नहीं देती हूँ कहीं पे भी, खुद लेके जाती हूँ, क्योंकि आज के टाइम में ना किसी पे ट्रस्ट करना इजी नहीं है। और हर जगह आप हमेशा ऐसे भी नहीं कर सकते कि खुद लेके जा सकते हैं। हम कहीं भी जाते हैं पैसा देते हैं, भक्ति से होता है वो चीज। तो भक्ति का दिया हुआ काम नहीं गिना जाता क्या कर रहा है कि नहीं। अब देखिए, कोई अपना दूर कार्य करता है, कोई अच्छा कर्म करता है, तो भगवान के ऊपर है। पत्थर हटाना तो नहीं चाहिए। यदि हटा दिया जाएगा सब व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो दान पत्र होना चाहिए, उसके लिए जो है अच्छी तरह से उसकी देखभाल होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो राम मंदिर में 35 से 40 की संख्या में दान पात्र हैं, जो कि गर्भगृह के पास मुख्य दर्शन मार्ग और तीर्थयात्री सुविधा केंद्र जैसी जगहों पर लगाए गए हैं। जब श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होती है तो इन दान पात्रों को दिन में 2 बार खाली किया जाता है। मगर जब से दान में चोरी का खुलासा हुआ तो मंदिर परिसर में लाइन घट गई। लाइन घटी तो चढ़ावा भी कम आने लगा। यहीं से सवाल उठना शुरू हुआ कि क्या दान पात्रों को लेकर भक्तों का विश्वास पहले की तरह कायम रहेगा? वैसे तो ट्रस्ट गारंटी दे रहा है कि भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आएगी, मगर क्या व्यथित राम भक्त इस आघात के बाद दान पेटियों को पहले की तरह लबालब भर पाएंगे? मैं इस वक्त यात्री सुविधा केंद्र में मौजूद हूं। देखिए, यहाँ पर जो व्यवस्था है अभी की, जो उस घटना के बाद की व्यवस्था है, एक तो देखिए दान पात्र रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई दान करना चाहता है तो इस दान पात्र में वो पैसे डाल सकता है। ये गुप्त दान होता है। इस पे लिखा भी है, देखिए रामायण की चौपाई, रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ये दान बॉक्स है। इसमें कोई भी गुप्त दान कर सकता है। जिसकी भावना होगी, जिसकी श्रद्धा होगी, जिसकी आस्था होगी, वो यहाँ पर गुप्त दान कर सकता है। इसके अलावा देखिए दान काउंटर भी बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर दान काउंटर बना हुआ है, और यहाँ से अगर कोई दान करना चाहता है तो इस दान काउंटर से रसीद मिल जाती है। यहाँ पे देखिए ये विंडो भाई साहब बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई दान करना चाहेगा तो उसे कैश करना चाहेगा कैश, और बाकी अगर करना चाहेगा तो रसीद मिल जाएगी। मंदिरों में दान की परंपरा सदियों पुरानी है। दान करने वाले की धारणा यही रहती है कि इस पैसे का इस्तेमाल धर्म और समाज के हित में होगा। मगर चढ़ावे की उस रकम को अगर विलासिता का साधन बना लिया जाए तो भावना डगमगाने लगती है, और इसी भाव का देश के कई मंदिरों में ख्याल रखा जाता है। गुजरात के राजकोट से 52 किलोमीटर दूर जलाराम बापा मंदिर है। यहाँ दान में कुछ भी नहीं लिया जाता। देहरादून से करीब 12 किलोमीटर दूर भगवान शिव का प्रसिद्ध श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पैसा चढ़ाने की सख्त मनाही है। गुप्त दान भी स्वीकार नहीं किया जाता। हैदराबाद के भगवान वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर में एक भी दान पेटी नहीं है। तो क्या ऐसी ही व्यवस्था राम मंदिर में नहीं लाई जा सकती, ताकि संशय या संदेह की गुंजाइश न रहे? इंसान का दशांश वो देवता का होता है जो भी कमाई करता है, वो चाहे पुण्य हो और चाहे पाप हो। वो पैसा भगवान के पास जाएगा तो वो अपना पाप और पुण्य दोनों देता है दशांश के रूप में। तो चढ़ावे का वो महत्व है, और जिससे मंदिर की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो अनवरत रूप से चलती हैं। कितने मंदिर ऐसे हैं जिसमें हजारों हजार गरीब भोजन कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे? कह रहे हैं कि चढ़ावा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वहीं अब वो समय भी निकट आने वाला है जब लोग ये भी कह देंगे
कि राम मंदिर का बहिष्कार कर देना चाहिए। चंपत राय के इस्तीफे और अयोध्या से छुट्टी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट में बदलाव तय है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव को जांच में शामिल होने को कहा गया है। उससे ये कयास है कि आगे भी कुछ बड़ा होगा। सूत्रों का यही कहना है कि केंद्र सरकार ट्रस्ट का पुनर्गठन करना चाहती है। इंतजार उस घड़ी का किया जा रहा है जब पीएम मोदी इस पर मंथन करेंगे। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विचार विमर्श के बाद कई और बदलाव को ग्रीन सिग्नल मिलेगा। तो क्या दान पात्रों को लेकर भी कोई फैसला लिया जाएगा? सनातनी बहुत आहत है। इसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी बड़े चिंतित हैं और कुछ योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार इस पर दोनों लोग नजर रखे हैं। निष्पक्ष जांच चल रही है, कार्रवाइयां बहुत तेज चल रही है, अफवाह भी तरह तरह के फैलाया जा रहा है। लेकिन हमारे भगवान जो हैं, बाल्य अवस्था भगवान हैं, वह नाराज हो चुके हैं। उनके तमाम ऐसे उपकरण, खिलौना इत्यादि जो भक्तों ने भगवान को गिफ्ट में दिया था, वो भगवान के गर्भगृह में नहीं है। भगवान नाराज हो चुके हैं। याद कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य राम मंदिर खोला गया तो पुजारियों को दक्षिणा के तौर पर श्रद्धालु दक्षिणा दिया करते थे। ये दक्षिणा पैसे की होती थी, दूसरी चीजों की भी रहती थी। मगर जून 2024 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नया नियम लागू किया, जिसके मुताबिक तिलक लगाने या चरणामृत के बदले भक्त किसी भी तरह की रकम पुजारियों को नहीं देंगे। रामलला के दरबार में लाए गए कीमती सामान भी पुजारियों को देना प्रतिबंधित कर दिया गया। ट्रस्ट ने ऐसा वीआईपी दर्शन के नाम पर होने वाले किसी भी खेल या पैसे के लेन देन को रोकने के लिए किया। मगर अब ट्रस्ट की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो बात दान पात्रों तक पहुंच गई है। दलील ये भी दी जा रही है कि अगर किसी को दान देना ही है तो क्यों ना ऑनलाइन दिया जाए, ताकि उसका रिकॉर्ड भी बना रहे और गबन से बचा जा सकेगा। दर्शन हो गया आपके? हाँ, अच्छा। मन में भाव था चढ़ावा चढ़ाने का? नहीं, मन में भाव था, इमोशन था कि आप डोनेशन डोनेशन भाव गारू। अच्छा, वाह। तो आपने कहा कि वहाँ डोनेशन बॉक्स में डिपॉजिट डालने के बजाय यहाँ पर दिया जाए। स्वामी दर्शन टिकट रिसिप्ट यू नीड रिसिप्ट। जो कैशियर हैं वो लोगों की मदद के लिए यहाँ पर हैं। देखिए, पूछ रहे हैं कि कितना दान करना है और उसकी रसीद भी बकायदा ट्रस्ट की ओर से रसीद जारी की जा रही है। मैम, ये देख सकता हूँ रसीद जरा? ये रसीद मैं एक बार देख लूं जरा। देखिए, रसीद दी है डोनेशन रिसिप्ट। इस पे रिसिप्ट नंबर लिखा है, इनका नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है। और देखिए, इन्होंने 1000 रुपया दान किया है। देखिए ये तस्वीर, 1000 रुपया इन्होंने दान किया है और स्वामी गोविंद देव गिरी ट्रेजरर, इनके नाम से ये रसीद जारी हो गई। फिलहाल राम मंदिर के चढ़ावे की रकम को लेकर खास सावधानी बरती जा रही है। जितना भी दान आ रहा है उसका हिसाब रखा जा रहा है। बैंक कैशियर कैमरों के बीच गिनती कर रहा है। इसके बाद दान की पूरी रकम डिपॉजिट करने के बाद जो रसीद मिल रही है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो आघात इससे पहले भक्तों को लगा है, क्या उसकी भरपाई हो सकेगी? कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों को 14 दिन के लिए फिर से जेल भेज दिया है और उन लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है जो एसआईटी जांच में रडार पर हैं। इस कथित रैकेट के मेन सरगना को बेनकाब कर उसके खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। 2027 यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव की सांसद निधि को लेकर ओपी राजभर ने बड़ा सियासी बम फोड़ दिया। ओपी राजभर का आरोप है कि अखिलेश यादव अपनी सांसद निधि को सिर्फ मुसलमानों के लिए खर्च करते हैं और वोट के लिए पीडीए का राग अलापते हैं। राजभर के आरोपों के बाद यूपी में सियासत तेज हो गई। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सीट बंटवारे को लेकर हिस्सेदारी मांगकर अखिलेश की टेंशन और बढ़ा दी। अब सवाल है कि सांसद निधि को लेकर ओपी राजभर के आरोपों में कितनी सच्चाई है। ये स्पेशल रिपोर्ट आपको। इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए। जो उनकी निधि का पैसा है सिर्फ वो मुसलमानों के बीच में ही खर्चा कर रहे हैं। तुष्टिकरण की राजनीति हमेशा इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने की है।
क्या सचमुच अखिलेश यादव अपने सांसद निधि का पूरा पैसा सिर्फ मुसलमानों पर खर्च करते हैं? क्या अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला सिर्फ दिखावे और वोट पाने के लिए है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बड़े आरोप लगाए हैं। ओपी राजभर ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और सांसद निधि के मामले में अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हुए लिखा, इस समय कन्नौज के अखिलेश यादव की सांसद निधि का खर्च पूरे देश में चर्चा का विषय है। विकास के नाम पर आपको सिर्फ सपाई अब्दुल्लों का मोहल्ला ही दिखा। उजाला सिर्फ इन्हीं की गलियों में करना है। जाटव, धानुक, धोबी, लोधी की गलियों को आपने चांद के भरोसे छोड़ दिया। ये सभी आपके ही लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि वैसे इस मामले में आपका और आपकी पार्टी का पुराना रिकॉर्ड है हक खा जाने का। ओपी राजभर दावा कर रहे हैं और अखिलेश के पीडीए को सिर्फ धोखा बता रहे हैं। खास समुदाय के लिए सांसद निधि खर्च करने का आरोप लगा रहे हैं। आज अखिलेश यादव प्रयागराज में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कई मुद्दों पर अखिलेश ने अपनी बात रखी, लेकिन ओपी राजभर के आरोपों पर अखिलेश ने कुछ नहीं बोला। हालांकि उनके पार्टी के प्रवक्ता ओपी राजभर पर पलटवार कर रहे हैं। से वो एक सांसद की निधि के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, उनका ये ना तो किसी संवैधानिक अधिकार में आता है ना कहीं और तरीके से, क्योंकि जो सांसद होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और उस पर सवाल जवाब जो करता है वो प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ और संबंधित लोग उस पर जानकारी कर सकते हैं, या जो अधिकारी हैं, जो डीएम हैं, या कहीं निधि गलत खर्च हुई तो उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक जाति, एक धर्म के लोगों पे इस तरह की टिप्पणी करते हुए नजर आएंगे तो मुझे लगता है बहुत घटिया किस्म का मंत्री है। दूसरी तरफ राजभर के दामों पर बीजेपी भी मुहर लगा रही है। ये लेटर 18 जून का है, जिसमें अखिलेश यादव ने 10 अलग अलग जगहों पर हाई मास्क लाइट लगाने की बात कही है, जिसमें एक ही समुदाय के ज्यादातर जगह और व्यक्ति का नाम है। ये जो उसमें 8 जगह पे निधि दी गई है तो उसमें कोई भी पीडीए का साथी नहीं है। सिर्फ एक को ही उन्होंने रिस्पांस दिया है। 8 की 8 अगर निधि दी हैं तो एक ही वर्ग के लोगों को दी हैं। मेरा उनसे निवेदन है, अगर वोट आप सारे पीडीए के चाहते हैं तो निश्चित रूप से सबको अपनी निधि ही देनी चाहिए। तुष्टिकरण की राजनीति हमेशा इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने की है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। जो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है वो कहाँ गलत है? लेकिन क्या एक लेटर के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अखिलेश सिर्फ मुसलमानों के लिए अपनी सांसद निधि खर्च करते हैं? किसी अनुसूचित वर्ग के घर पर तो कोई लाइट नहीं लगी, लेकिन हर लाइट किसी न किसी मुसलमान के घर पे तो जिस तरीके का वो आया था, तो ये इनका झलकता है। तो ये केवल जैसे एक कहावत होती ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो इनका वही स्थिति है। जहां तक अखिलेश के सांसद निधि की बात है, 18वीं लोकसभा में अभी तक अखिलेश यादव की सांसद निधि में कुल आवंटित राशि 14.70 करोड़ रुपए है। अनुशंसित कार्य 218 हैं, जिसके लिए राशि 11.53 करोड़ रुपए है। स्वीकृत कार्यों की संख्या 94 है, जिसके लिए 6.23 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। जो काम पूरे हो गए हैं उनकी संख्या 6 है, जिसमें 0.18 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आज की तारीख तक पूरे हो चुके और चल रहे कामों पर 2.51 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब ये भी जान लीजिए कि अखिलेश के इस लोकसभा के दौरान सांसद निधि से कौन से कार्य अभी तक पूरे हो चुके हैं। गांव चंदरपुर में प्राइमरी स्कूल से विक्की सिंह के घर तक 250 मीटर सीसी सड़क का निर्माण कार्य श्री लाल बहादुर सिंह उर्फ लालू ने कराया। ग्रेवयार्ड पुलिस लाइन रोड से सेंट जेवियर स्कूल तक की सड़क पर सोलर पावर लाइट लगाने का काम मोहम्मद नाजिम ने कराया। सराय मीरा जीटी रोड पर कब्रिस्तान के पास सोलर पावर लाइट लगाने का काम मोहम्मद जाहिद ने किया। गांव फूलपुर, ब्लॉक गुगरापुर, कन्नौज सदर के हारून खान को एक सोलर लाइट दी गई। मौनवर, ग्राम जदेपुरवा, तिवरा, कन्नौज को एक सोलर लाइट दी गई। खालिद हुसैन शेरन वाले कब्रिस्तान के पास कन्नौज सदर को एक सोलर लाइट आवंटित की गई। अखिलेश यादव के सांसद निधि से अब तक हुए काम का ब्यौरा हमने आपके सामने रख दिया है। अब आप खुद तय कर लीजिए कि अखिलेश यादव की सांसद निधि का पैसा किसके लिए और कहां खर्च होता है। हालांकि बीजेपी हमेशा अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। आज सीएम योगी ने पीलीभीत में विस्थापित परिवारों को जमीन के दस्तावेज सौंपे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और कहा कि इनका उद्देश्य है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों, बेशर्मी के साथ डूब मरो। जिन लोगों को आज आवासीय पट्टा
और उनके जमीन के मूल कागजात उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है, ये ज्यादातर लोग दलित हैं, वंचित हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं। इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी, यही पाप ये जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा। अखिलेश यादव हर जगह हर मंच पर पीडीए फॉर्मूले की बात करते हैं, लेकिन ओपी राजभर के दावों ने अखिलेश यादव के फॉर्मूले पर सवाल उठा दिए हैं। दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। एआईएमआईएम का आरोप है कि अखिलेश यादव खुद को असली हिंदुत्व वाली पार्टी प्रेजेंट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों का एजेंडा एक है कि हम असली हिंदुत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी आपने देखा अखिलेश यादव ने जी कहा कि मैं राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाने के बाद वहां पर दर्शन करने जाऊंगा और सत्ता आने के बाद हम अयोध्या का भव्य विकास करेंगे। इस बीच अखिलेश यादव की मुश्किल यहीं खत्म नहीं हो रही। 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस अब सीट बंटवारे पर बराबरी की हिस्सेदारी की बात कर रही है। सबको ये बात समझनी चाहिए कि एक बड़े भाई का रोल कांग्रेस पार्टी निभा रही है। कांग्रेस पार्टी ने ही आज़ादी का आंदोलन लड़ा और फिर से एक आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई है। तो आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो आप बराबर, परिवार में भी 2 बच्चे होते हैं तो वो भी माँ बाप से बराबर हिस्सा मांगते हैं। तो हम तो भाई हैं, तो बराबर हिस्सेदारी और बराबर सम्मान ये तो चाहिए। सीट बंटवारे पर कांग्रेस के डिमांड से यूपी में गठबंधन खटाई में पड़ सकता है। सीट बंटवारे को लेकर छिड़ी ये जंग अब छुपाए नहीं छुप रही। फिलहाल अखिलेश यादव गोलमोल जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस से जीत का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। इंडी गठबंधन में सीटों पर छिड़े संग्राम के बीच बीजेपी विपक्षी एकजुटता के दावों पर तंज कस रही है और 2027 में प्रचंड जीत का दावा कर रही है। मुझे लगता है कि चाहे गठबंधन चले, गठबंधन टूटे, इकट्ठे लड़े, अलग अलग लड़े, इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम प्रचंड बहुमत के साथ 2027 में कमर खिलाने जा रहे हैं। एक तरफ ओपी राजभर के आरोप, दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी के आरोप और तीसरी तरफ सीट बंटवारे पर कांग्रेस की हिस्सेदारी की बात। 2027 से पहले अखिलेश यादव चक्रव्यूह में फंसते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और चलिए बात बदलते मौसम की। मौसम का चक्र कुछ इस तरह बिगड़ा कि दुनिया का बड़ा हिस्सा झुलसने लगा और एक हिस्सा डूबने लगा है। पहले आपको यूरोप की तस्वीर दिखाता हूं, जहां 40 डिग्री टेम्परेचर ने बेहद डरावना अलर्ट जारी करवा दिया। हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अकेले फ्रांस में ही गर्मी की वजह से 1000 लोगों की जान जा चुकी है। जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन समेत 16 देशों में तापमान रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। कई जगहों पर सड़कें पिघलने लगी हैं, ट्रेन पटरियां तिरछी होने लगी हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पानी का सहारा लेते दिखाई दिए। 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने रखता हूं। यूरोप के देशों से आई ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग इस कदर परेशान है गर्मी की वजह से कि घरों से बाहर निकलकर खुले में दिन और रातें गुजारने के लिए मजबूर है। लेकिन इतने पर सुकून नहीं मिल रहा। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाटर कैनन के जरिए राहत पाने की कोशिश हो रही है। वाटर कैनन जिसका इस्तेमाल होता है प्रदर्शन में भीड़ को तितर बितर करने के लिए, यहां पर राहत पाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यह सब कुछ बेअसर है। दुकानों पर एसी और पंखे खरीदने के लिए लूट सी मच गई है कि पहले हमको दे दो, पहले हमको दे दो। हालांकि वो भी आउट ऑफ स्टॉक होने लगे। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड की। लोग गर्मी से परेशान हैं। यूरोप को लेकर कहा जाता है कि वहां कभी कभारी 40 डिग्री सेल्सियस को तापमान पार कर जाता है। यहां तो हर बार गर्मी में गर्मी आई तो 40 डिग्री पार कर गया। लेकिन वहां हालात पहले अलग थे, मगर इस बार कई देशों में यह आम हो चला है। आपको बताते हैं कहां टेम्परेचर कितना दर्ज किया गया, फिर उसके आगे की बातचीत आगे। स्पेन में 45.1 डिग्री सेल्सियस, फ्रांस में 44.3 डिग्री, जर्मनी में 41.5 डिग्री, चेक रिपब्लिक में 40.6 डिग्री, पोलैंड में 40.5 डिग्री, स्विट्जरलैंड में 38.8 डिग्री, डेनमार्क में 37 डिग्री, लिथुआनिया में 36.3 डिग्री। तो ये अलग अलग जगहों पर यह तापमान। एक तरफ यूरोप में गर्मी से हाहाकार मचा है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा दी।
असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बाढ़ से भयंकर हाहाकार मचा है। कई इलाकों में लोग बाढ़ के सैलाब में फंस गए। एनडीआरएफ की टीम को पहुंचना पड़ा, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ और इसकी वजह से हाईवे को भी बंद करना पड़ा। आवाजाही ठप हो गई है। मुंबई में झमाझम बारिश के बाद सड़कों पर लंबा जाम लगे। तस्वीर देखिए, कितनी लंबी कतारें गाड़ियों की। सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें मौसम के कहर। असम में कई जगहों पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें असम के धेमाजी की हैं, जो तस्वीरें अब मैं आपको दिखा रहा हूं। 4 लोग नदी में बह गए। बताया जा रहा कि नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके चलते 4 लोग धारा में फंस गए, उसके बाद बहते चले गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद पहुंचाई। 3 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया, जबकि 1 शख्स की तलाश अभी भी जारी है। अब आपको असम की तस्वीर दिखाता हूं। असम के जोरहाट में बाढ़ से बर्बादी देखने को मिल रही है। लगातार बारिश हो रही है। ढिकारी नदी का वाटर लेवल अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात, जोनाही में भारी तबाही मच गई। इससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 15 से ज्यादा लोग नदी के बीच बने एक टापू पर फंस गए। ढिकारी नदी का पानी किनारों से बाहर बहने के कारण कई निचले इलाकों, रिहायशी बस्तियों, सड़कों और खेतों में पानी भर गया, जिससे कई गांवों का सब टूट गया। पानी का लेवल तेजी से बढ़ा तो लोगों के लिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचना मुश्किल है। स्थानीय सूत्र बताते हैं कि टापू पर लोगों के साथ साथ लगभग 100 मवेशी भी फंसे हुए। तो ये हालात है। अब आपको अरुणाचल प्रदेश की तस्वीर दिखाता हूं। अरुणाचल प्रदेश में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। ईस्ट सियांग में कई लोग बाढ़ में फंस गए। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों के रेस्क्यू में जुटी है, ताकि उनको सुरक्षित जगह पहुंचा सके। कुछ लोगों का रेस्क्यू कर भी लिया गया है। रेस्क्यू बोट्स के जरिए ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ईस्ट सियांग जिले के कई शहरों में बाढ़ की वजह से तांडव है। बाढ़ का पानी सड़कों पर आ गया। कई इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के घर तक पहुंच गया। तो ये हालात हैं। कोई भी अभी आना जाना मत कीजिए। और अब बात है खेल के मैदान से। 3 साल बाद टीम इंडिया T20 सीरीज हारी नहीं, भयंकर तरीके से हार गई। 16 सीरीज से जीत का जो सिलसिला चला आ रहा था वो खत्म हो गया, और वो भी एक ऐसी टीम से जो क्रिकेट में बहुत औसत है, या कह लीजिए औसत से नीचे है। आयरलैंड से 2-0 का सुपड़ा साफ हुआ। ये सब इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कई बदलाव किए गए, कई एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं मिली। तो सवाल पूछा जा रहा है कि जो खिलाड़ी वर्ल्ड क्रिकेट में इतना तहलका मचा दिया और अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका ए के खिलाफ फाइनल में रिकॉर्ड जड़ दिया, उसको आयरलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल मैच नहीं खिलाएंगे तो किस टीम के खिलाफ खिलाएंगे? सुनील गावस्कर से लेकर माइकल वॉन तक हैरान है कि जिस खिलाड़ी को दुनिया इस वक्त T20 का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मान रही है, उसे खेलने का मौका तक क्यों नहीं मिला। अभी आईपीएल में 776 रन बनाकर शानदार फॉर्म में चल रहे वैभव सूर्यवंशी को लेकर टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि उनकी अभी जगह इसलिए नहीं बनती क्योंकि पहले से टीम में मौजूद इन फॉर्म खिलाड़ियों को हटाने का सवाल नहीं उठता। तो फिर यह सवाल तो आता है भाई कि अगर वैभव को खिलाना ही नहीं था तो उन्हें आयरलैंड क्यों ले जाया गया? और फिर यह भी सवाल है कि क्या वैभव सूर्यवंशी इनफॉर्म खिलाड़ी नहीं है, या इतना धुआंधार किसी का रिकॉर्ड है टीम में जो अभी खिलाड़ी खेल रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ बेंच पर बिठाने के लिए उनका सिलेक्शन टीम में रखा गया था कि फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, औपचारिकता कर लेते हैं कि वैभव सूर्यवंशी खेल रहा है, लो टीम में शामिल कर दिया, प्लेइंग 11 में नहीं रखेंगे। वैभव का नाम इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टीम इंडिया की T20 सीरीज में भी है। लेकिन अब तो सवाल उठता है कि कैसे कंफर्म मान लें कि उन्हें इस बार मौका मिल जाएगा, और मान लीजिए कि मौका मिल भी जाता है, फिर तो सवाल और बनेगा कि आयरलैंड के खिलाफ खिलवा दिए होते तो कम से कम इंटरनेशनल मैच का प्रेशर एक्सपीरियंस तो मिल गया होता, तो इंग्लैंड में अनुभवी होकर उतरते। यह बात ठीक है कि नए खिलाड़ी को मौका देने के लिए पुराने खिलाड़ी पर गाज गिरती है, और अगर वो अच्छा खेल रहा है तो प्लेइंग 11 गड़बड़ा भी जाता है। लेकिन जो टैलेंट सामने आ रहा है, तो सवाल है कि क्या उसे रोकना ठीक है क्या? सचिन तेंदुलकर भी तो आए थे, 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। अगर तब सचिन को लेकर ऐसी धारणा बना लेते तो शायद भारतीय क्रिकेट का इतिहास कुछ और होता। और आईपीएल को टीम सिलेक्शन का आधार नहीं माना जाए तो फिर श्रेयस अय्यर भी इस वक्त टीम इंडिया के T20 कप्तान हैं, जो आईपीएल की परफॉर्मेंस की बदौलत ही यहां तक पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब यूनिफॉर्म सिविल कोड और सवाल की क्या पूरे देश में यूसीसी लागू होने वाला है? क्या सभी धर्मों को लेकर बनाए गए अलग अलग कानून हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक और राज्य में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की पूरी तैयारी है। पश्चिम बंगाल में कमेटी गठित कर दी गई है, जिसके बाद से सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं।
लेकिन सवाल यह है कि बंगाल में यूसीसी को लेकर पड़ोस का मुल्क पाकिस्तान क्यों बिलबिला है। यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। बीजेपी का सरकार बना तो यूसीसी तो आएगा ही, कब आएगा ये शुभेंदु अधिकारी बता सकते हैं। We are concerned with the motives of the BJP. Why is the BJP bringing the Uniform Civil Code in? क्या होगा, सरकार क्या करेगा, वो देखने का बाद तो मैं कोई रिएक्शन दूंगा। देश में यूसीसी को लेकर एक बार फिर से सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। बयानों की तीव्रता जबरदस्त तरीके से बढ़ चुकी है और ऐसा इसलिए क्योंकि देश के एक और राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए पिच तैयार हो चुकी है और वो राज्य है पश्चिम बंगाल। आज विधानसभा में फ्लोर पर जो है घोषणा कर दी है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने और कहा गया है कि कमेटी का गठन किया गया है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में ये जो कमेटी का गठन किया गया है वो काम करेगी। 4 हफ्तों में जो है सरकार को वो अपने रिकमेंडेशंस देगी और उसके बाद राज्य सरकार उसे न सिर्फ विधानसभा में पास कराएगी लेकिन राज्य में उसे लागू भी किया जाएगा। बंगाल विधानसभा में आज यूसीसी बिल पेश नहीं हो पाया, लेकिन ममता बनर्जी का 1.5 दशक पुराना सियासी किला ढहाने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फुल फॉर्म में हैं। 3 दिन पहले ही बिना लाग लपेट के साफ कह चुके हैं कि बंगाल में यूसीसी हर हाल में लागू होगा और जल्द लागू होगा। यानी सब कुछ दुरुस्त रहा तो उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू होगा और ऐसा करने वाला पश्चिम बंगाल चौथा राज्य बन जाएगा। अब यह समझिए कि उत्तराखंड, गुजरात और असम में यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदला। तीनों ही राज्यों में बहु विवाह पर रोक लग गई। हर नागरिक को शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तलाक के लिए कोर्ट की डिक्री यानी कि हलाला इद्दत पर रोक और महिलाओं को समान उत्तराधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। तीनों ही राज्यों में लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। महिलाओं को संपत्ति में पुरुषों के बराबर हक देने का प्रावधान है। बंगाल में यूसीसी लागू होने पर यही कानून लागू होंगे। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में मुसलमान वोटों की एकमुश्त हिस्सेदारी का दावा करने वाले सियासतदान भयंकर तरीके से बिलबिला गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी नेता होने के साथ ही बैरिस्टर भी हैं, लिहाजा कानून का जिक्र करते हैं। यूसीसी को मजहबी मामलों में दखल बताते हैं, संविधान की दलील तक देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि संविधान में भी यूसीसी का जिक्र है। यानी जो संविधान में लिखा है सरकार वही कर रही है, लेकिन सियासत कहां मानती है। The BJP we know uses laws and uses the Uniform Civil Code to create instability, to create polarization, to create hatred between communities. यूसीसी का जिक्र आते ही टीएमसी नेताओं का सियासी पारा चढ़ जाता है। इसे बीजेपी का एजेंडा बताया जाता है। तो बीजेपी कह रही है कि ये तो शुरू से ही मुद्दा रहा है और हर हाल में बंगाल में इसे लागू किया जाएगा। जिस दिन से बीजेपी का गठन हुआ उसी दिन से हम यूसीसी का बातें किया। ये हमारा घोषित एजेंडा है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। यूसीसी होना चाहिए और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश के हर वर्ग के लोग, इतना तक भी जो अल्पसंख्यक है वो लोग में भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यूसीसी लागू हो जाए, जो हम लोग करेंगे और कर रहे हैं। हफ्ते भर पहले दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था माने जाने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी बैठक हुई। ये खत उसी का मजमून है जिसमें यूसीसी का खुलकर कड़ा विरोध किया गया। यूसीसी कानूनों को भी अदालत में चुनौती दी जाएगी। जुलाई से आंदोलन भी शुरू हो जाएगा। वैसे यूसीसी के मुद्दे पर पिछले साल भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आंदोलन शुरू किया था, लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले के बाद उसे स्थगित कर दिया गया। एक बार फिर से यूसीसी के खिलाफ मुसलमानों को लामबंद करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन एनसीपी अजीत गुट की विधायक सना मलिक के उस बयान पर खामोश हैं।
जिसमें शरिया का हवाला देते हुए बहुविवाह को इंप्लीमेंट करने की मांग की गई थी। शरिया की दुहाई और 4 शादियों पर लड़ाई। यूसीसी का विरोध करने वाले इस बयान पर मुंह सिले हुए हैं। सना मलिक ने पाकिस्तान का जिक्र कर भारत में शरिया और 4 शादियों वाला कानून लागू करने की मांग कर दी। जो पाकिस्तानी महिलाएं नहीं चाहती, वो सना मलिक हिंदुस्तान में लागू करने की मांग कर रही हैं। लेकिन बंगाल में यूसीसी लागू होने की तैयारी से पाकिस्तान में खलबली। ये वही पाकिस्तान है जो बॉर्डर पर कान लगाए रहता है। लिहाजा देश के कई राज्यों में यूसीसी लागू किए जाने का जिक्र आते ही पाकिस्तानियों की रुदाली फिर से शुरू हो चुकी है।